गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार्वेज की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि पहले मिनट में आपके डाउट्स को देख सकें, आपके चैट को देख सकें। उसके बाद बीच में चैट देखने की बहुत फुर्सत नहीं होती है। आशा करता हूं कि अभी तक आपने कल वैसे जो लास्ट क्लास आपकी सैटरडे को हुई थी, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे क्लास हुई है या नहीं हुई है। इस संदर्भ में अगर कोई क्लास बंद होती है, पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, और जब क्लास होनी होती है तो होती ही है। हो सकता है कभी कभी एप्लीकेशन का ग्लिच आ जाता हो, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता है। ध्यान रखेंगे कि दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। या पढ़ाना आप देखेंगे, और फिर आप उसी को टेक्निकल फॉर्म में एप्लीकेशन पर देना, इंटरनेट करना, ये सब टीचर के काम का पार्ट नहीं होता है। मुझे एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। जो लॉट ऑफ बच्चे मुझे फटाफट मैसेज, एक सुविधा मैंने दी हुई है कि मैं रिप्लाई करूँगा, तो उसकी वजह से फटाफट मुझे मैसेज कर देते हैं हर चीज़ के लिए। वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादती है, क्योंकि टीचर पढ़ा सकता है, एप्लीकेशन चलाने के लिए एक पूरी की पूरी टीम बैठी होती है जो टेक्निकलिटीज़ के बारे में जान रही होती है। अगर कोई दिक्कत है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं है। पूरा मैनेजमेंट इसके लिए लगा हुआ रहता है, सैकड़ों लोगों की टीम लगी होती है। तो मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कृपया वैसा कुछ प्रश्न करने का मतलब नहीं, आप भी बेकार में समय कमाएंगे और मेरे लिए भी अतिरिक्त जिम्मेवारी खड़ी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री में 7 मार्क्स मिले हैं, खुशी। मैंने 5 मैंने ज़्यादा दिए थे, इसलिए था कि नहीं हुआ तो मनीषा, इसके लिए मेरे पास कोई होता है, मैंने तो लाइव ही लिया था। ठीक है, तो कुछ बच्चों के जो NCERT के आए हैं नोट्स, वो जो कॉपी मैंने दिया था तो ठीक लिखा है उन्होंने, एक समझ हमारी विकसित हो जाती है, तो फिर हम अपने हिसाब से शब्दों को ढालने लगते हैं। शब्द हमारे अच्छे होने ज़रूरी हैं। कभी भी आप यह मत सोचें कि केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें अच्छे शब्दों की ज़रूरत है। आपको सामान्य बोलचाल में भी एक सार्थक शब्द तो ढूंढ करके डालने ही होते हैं। गांव में आपने जो वार्तालाप की है वह आपके काम का तो है। अगर आप गांव में ही रहना चाहते हैं तो उसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, तो वहाँ पर एक सर्टेन नॉलेज की हमें ज़रूरत होती है। अगर सर के ऊपर से बातें कुछ निकल रही है, इसका मतलब है कि हमने अच्छी से पढ़ाई नहीं की, और फिर हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। बस यही कहना होता है हर टीचर का। अभी तक आपने जो प्रयास करना चाहिए था वह प्रयास नहीं किया है, इसलिए बातें सर के ऊपर से चली जा रही है। और जो ज्ञान भरी बातें हैं वो तो थोड़ी जाती ही है सर के ऊपर से। तो इसलिए फिर से पढ़िए, किताब पढ़िए, चैप्टर, उसी चैप्टर को बार बार पढ़िए। जैसे होता है ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यह भी तो हमने सुना हुआ है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी एक रस्सी जो बहुत ही कोमल होता है, और वह बार बार अगर पत्थर पर चले तो पत्थर को ही काट डालता है। तो इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस प्रयास सही तरीके से करने की ज़रूरत होती है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, बिना पढ़े ही क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इन सब चमत्कार के चक्कर में ना पड़ें। चमत्कार से अच्छा है कि फिर आप प्रयास करें पढ़ाई के लिए, और नहीं मन लगता है पढ़ाई में तो कोई और काम करिए। हर प्रकार के लोग हैं सफल, जो कम पढ़ते हैं वो नेता भी बन जाते हैं। तो आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। बात हो रही थी यहाँ पर अकबर की, और अकबर की बात करते हुए उसके विजय अभियान की चर्चा कर रहे थे। विजय अभियान की चर्चा करते हुए हमने एक विजय अभियान की चर्चा की थी, और वह विजय अभियान जो था वह मालवा का था। मालवा में बाज बहादुर है। बाज बहादुर एक शासक था जो संगीत का बहुत ही प्रेमी था। रूपमती उनकी वाइफ का नाम था। दोनों ने मिलकर के एक तरह से मालवा की राजधानी, जो तत्कालीन मालवा की राजधानी मांडू थी, उसे संगीत की नगरी बना दिया था। हालांकि अकबर का विस्तारवादी कार्यक्रम वहीं से प्रारंभ होता है, और फिर अकबर ने उस पर हमला किया। अकबर की तरफ से उसको जो सेनापति थे आदम खां, उसने हमला किया, और उस हमले के दौरान रानी रूपमती को एक तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की, जैसा कि मध्यकालीन शासकों के द्वारा अक्सर किया भी जाता रहा था।
रानी रोमपत ने आत्महत्या कर लेती है। फिर जैसे ही अकबर पीछे मुड़ता है, बाज बहादुर स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन फिर से दोबारा जब आक्रमण करता है अकबर, तो बाज बहादुर पराजित होते हैं और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। अभी मनसबदारी शब्द हमने प्रयोग किया, लेकिन मनसबदारी के बारे में अभी जानकारी अपने पास नहीं है। आगे चल करके मनसबदारी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। एक बच्चे ने पूछा था तुलगामा पद्धति क्या होता है, तो मुझे पूरा याद है कि मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स बना करके समझाया था कि किस प्रकार से तोपों की लड़ाई के साथ हमने उसको एक तरह से ऐसे घेराबंदी करने की कोशिश की थी बाबर के समय। मैंने ग्राफ बना के समझाया था, तो मेरे विचार से एक बार आप क्लास देख लेंगे। तो यहाँ तक विजय अभियान की चर्चा करते हुए हमने यह निर्धारित किया था कि मालवा का अभियान उन्होंने किया, और मालवा अंततः क्या है, विजय अभियान का टाइम क्या था। हाँ, टाइम अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1561 का होगा, 1561 का होगा, 1561 का, यानी 1561 मैं लिख देता हूं। मालवा अभियान कब होता है, हालांकि ये फिक्स नहीं है टाइम 1561, क्योंकि ये 60-61 ऐसे कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं है ना कि फाइनेंशियल ईयर जो अभी हम देखते हैं वैसा ही फाइनेंशियल ईयर उसमें भी था, तो या जो ईयर हम देखते हैं उसमें तो इलाही संवत भी चल रहा था, यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से भी डेट निर्धारित किया जाता है। तो उसको आप 1560-61 भी कर दीजिए, 61-62 भी कर दे, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक अभियान कोई एक साल में समाप्त नहीं होता है। जैसे दूसरा अभियान रहा तो स्वाभाविक है वो अधिक टाइम लेगा या दूसरे ईयर में जा सकता है, तो फिर भी आप एक डेट ले सकते हैं 1561। दूसरा है आपका गढ़कटंगा का विजय, गढ़कटंगा विजय, यह भी आप करते हैं वहीं पर 1561। गढ़कटंगा का क्षेत्र कहाँ है, गढ़कटंगा का क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में ही है, जिसको हम गोंड क्षेत्र कहते हैं। इसी को हम कहाँ कहते हैं, गोंड क्षेत्र। यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि गोंड क्षेत्र या गोंड राज्य की विजय कब की थी, यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो गढ़कटंगा जो है वह कहाँ हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा जो उत्तर भारत से सटा होगा, जो मान लो कि उत्तर प्रदेश से सटा है, वहां पर है। यहां हम क्या देखते हैं कि राजा हुआ करते थे, राजा संग्राम सिंह हुआ करते थे, संग्राम सिंह। और प्रतिशासिका के रूप में हम क्या देखते हैं, प्रतिशासिका यहां पर हुआ करती थी रानी दुर्गावती, दुर्गावती। ठीक है, काफी वीरता से रानी दुर्गावती जो है ये चंदेल राजकुमारी है, चंदेल वंश से इनका विवाह हुआ था, चंदेल राजकुमारी थी, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल। अगर मध्यकालीन भारत में कुछ महिलाओं की चर्चा होती है जो बहुत ही पावरफुल रही है तो वो रानी दुर्गावती भी है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि इनके नाम पर काफी स्मारक भी बने हुए। यहाँ क्या होता है कि अंततः रानी दुर्गावती पराजित होती है, रानी दुर्गावती पराजित हुई, पराजित हुई। उसने क्या कर लिया, पराजित हुई, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, या छोड़िए आत्महत्या के झंझट में नहीं पड़ते हैं क्योंकि थोड़ा निगेटिव फील होने लग जाता है। पराजित हुई, फिर क्या देखते हैं आगे, रानी दुर्गावती की वीरता को देखते हुए, दुर्गावती की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने क्या कर दिया, अकबर ने यह राज्य संग्राम सिंह के वंशज चंद्र सिंह को वापस कर दिया, सिंह के वंशज चंद्र सिंह को वापस कर दिया, वंशज चंद्र सिंह को वापस कर दिया। ठीक है, वापस कर दिया। यह बहुत शक्तिशाली महिला थी, रानी दुर्गावती के नाम पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत स्मारक मिल जाएगा। गढ़कटंगा विजय है, गढ़कटंगा गोंड क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है। राजा संग्राम सिंह थे और इनकी मृत्यु के बाद जो प्रतिशासिका बनती हैं
वो कौन होते हैं? रानी दुर्गावती है, चंदेल राजकुमारी थी, काफी वीरता से लड़ी लेकिन अंततः पराजित होती है। आगे रानी दुर्गावती की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने यह राज संग्राम सिंह के वंशज चंद्र सिंह को वापस कर दिया। कहा भाई रखो आप, और आप मेरी अधीनता स्वीकार करते रहना, बस इतना ही एक ख्याल रखना। आगे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर चंद्र सिंह को वापस कर दिया। गढ़कटंगा उत्तर भारत, सब चीज मैप पर नहीं दिखा सकते हैं, सारा चीज मैप पर संभव नहीं होता है कि एक एक पॉइंट का मैप निकाल के आए। तो आप लोग भी तो कुछ करेंगे, ये जो खोपड़ी आपको दिया है भगवान ने उसका इस्तेमाल तो करेंगे। जो आपको कहा था कि मैप खरीदिए, तो मैप खरीदेंगे। एक आइडिया हम लग सकते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ होगा, गोंड क्षेत्र आप खोजिए। आप कुछ खोपड़ी का यूज तो करेंगे ना, कि दिमाग अनयूज्ड ब्रेन रहेगा। जैसे एक हम फिल्म देख रहे थे ना, उसमें लिखा हुआ था दे आर अनयूज्ड ब्रेन, मतलब ब्रेन का हमने प्रयोग ही नहीं किया है। खोपड़ी अगर फोड़ के बेचें तो आप बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने ब्रेन का यूज ही नहीं किया। तो उसको यूज करना है, थोड़ा खपाना है ब्रेन को कि मुझसे ही क्यों पूछना, खुद ही अपना खोज लेंगे, क्यों भरोसा रखना है किसी के ऊपर। उससे क्या होगा कि इसके बहाने आप दो चार और भी प्लेस खोज लेंगे, मतलब आप ढूंढ लेंगे। कुछ तो अपना होमवर्क करेंगे ना। मोबाइल में जो रील वगैरह देखते हैं वही समय कटौती करना है और कुछ नहीं करना है। मोबाइल में जो अतिरिक्त सामग्री आप वॉच करते रहते हैं उस सामग्री को बंद कर देंगे, मोबाइल उसमें स्विच ऑफ करके फिर थोड़ा मैप का बुक उठा लेंगे तो अपने आप ढूंढ लेंगे। हर चीज़ टीचर कैसे बता सकता है। तो संग्राम सिंह को हमने क्या देखा कि वापस कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो होता है, फिर हम देखते हैं इसके बाद जो एक विजय होती है वह होती है 1568 की। एक बच्चे ने सवाल किया था कि शायद मैंने जो कल नोट्स आपको दिया था कहीं पानीपत की कहीं तृतीय लड़ाई तो नहीं लिखा दिया था हेमू विक्रमादित्य वाले में। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि बोलने के समय क्या होता है कि मैं सेकंड बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ थर्ड, कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो एक बार आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में मैंने चर्चा की थी जो हेमू विक्रमादित्य के साथ हुआ था। तीसरी लड़ाई तो 1761 में जाकर के अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है, वह तो होने का मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ मिसप्रिंट हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि जनरली मैं सेकेंड युद्ध के बारे में पढ़ा रहा था तो सेकेंड ही मुझे लिखना चाहिए था। अगर गलती से लिखा गया हो तो उसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ थर्ड तो बैटल होने का मतलब है नहीं। यहां हम देखते हैं कि 1568 में आता है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ की विजय यहां पर है। इस समय का शासक था अकबर के, इस समय शासक कौन था? शासक जो इस समय चित्तौड़ का रहा होगा वह था उदय सिंह। शासक जो होगा वह होगा उदय सिंह। उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह कौन है? राणा प्रताप सिंह के पिता हैं। उदय सिंह के समय, हाँ थर्ड लिखा है ना, थर्ड के जगह क्या कर देंगे, थर्ड लिखा देगा था, तो उसको हम या कहेंगे प्रतिशासिका का मतलब होता है जो जैसे महिलाओं को हम देखते हैं शासिका नहीं बनते, महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं होता है, तो अपने पुत्र के विहाप में जो शासन करेगा, जैसे बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा कि रानी मतलब माता राजमाता थी, राजमाता सबसे पावरफुल थी, लेकिन राजमाता शासक नहीं थी। सत्ता पर यानी गद्दी पर बैठने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है, महिलाएं सत्ता पर नहीं बैठेंगी, जैसे रजिया सुल्तान बैठ गई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं भी आपको महिला नहीं बैठती दिखाई देगी। उसके जगह महिला क्या करेगी कि अपने बेटे के बिहाफ में राज्य करेगी। तो जब बेटे के बिहाफ में राज्य कर रही है तो उसको हम प्रतिशासिका कहेंगे, रीजेंट एक तरह से इसका अर्थ होता है। तो जहां थर्ड लिखा होगा उसको आप सेकेंड कर लीजिएगा प्लीज। कारण है कि हो सकता है लिखने के दौरान मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ, थर्ड लिख दिया या सेकेंड लिख दिया। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है वो 1526 में होती है, दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। तो तृतीय लड़ाई का तो कोई तात्पर्य है नहीं, उसको आप ठीक कर लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर होता है शासक उदय सिंह होता है शुरुआत के दौर में। हम देखते हैं कि तृतीय गलत हो जाएगा, सेकंड लिख लीजिएगा, सेकंड लिख दीजिएगा। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर राज जो था और वह उदय सिंह था। यहाँ जो मुख्य सेनापति है, मुख्य सेनापति यहाँ पर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयमल तथा फन्ना। अब इसके पीछे एक बड़ा कहानी है, या पन्ना भी कहीं आता है या कहीं फत्ता शब्द लिखा हुआ होता है।
मतलब बहुत सारे इतिहासकार अपने पन्ना एक शब्द आएगा, पन्ना, कहीं कहीं फत्ता शब्द भी प्रयोग होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप के मैटर मिलेंगे। जैसे एनसीईआरटी में कुछ चीज़ों को आप देखेंगे तो अलग तरीके से लिखा गया है, जबकि एडवांस लेवल के बुक को पढ़ेंगे तो कहानी कुछ अलग होती है। अब देखिए, ये एक चित्तौड़ हम जानते हैं बहुत ही मजबूत राज्य था। आपको शुरुआत के दिनों से हम देखेंगे कि जहाँ राणा सांगा हुआ करते थे, राणा कुंभा के दौर से ही हम ये चित्तौड़ को देख रहे हैं। चित्तौड़ राज्य की स्थापना कैसे हुई थी कि पृथ्वीराज चौहान जब पराजित हुए थे, पृथ्वीराज चौहान के ही कुछ वंशजों ने जाकर के चित्तौड़ में नए राज्य की स्थापना कर ली थी। ये भी चौहान वंशीय शासक हुआ करते थे। उनमें से राणा कुंभा है, पहले थे कुंभा, और फिर हम राणा सांगा को देखते हैं बाबर के समय, जिससे खानवा की लड़ाई हुई थी। फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर राणा सांगा के बाद हम देखते हैं कि बीच में और भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, महाराणा या राणा उदय सिंह यहाँ पर शासक होते हैं। तो उदय सिंह है, चित्तौड़ एक बहुत मजबूत किला है, तो अकबर क्या चाहेगा, जीतना चाहेगा। आपको याद होगा इसी चित्तौड़ के बारे में मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि यहीं की रानी कर्णावती थी जिसने हुमायूं को राखी भेज करके अपनी रक्षा की थी। अब यहाँ पर इतिहासकार क्या है, वामपंथी इतिहासकार थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं, उनको घटनाओं की समझ होती नहीं है और कहीं का सिरा कहीं से जोड़ देते हैं। अब जिस राज्य को हुमायूं ने संरक्षण दिया, जब उसने राखी पहन लिया, तो उसी राज्य को जीतने के लिए उसका बेटा हाजिर है कुछ ही साल के बाद। ऐसा नहीं है कि 10 साल के अंदर इसका बेटा हाजिर है उस राज्य को जीतने के लिए। तो क्या वो घटनाएं सत्य रही होंगी, ये इस पर थोड़ा सा संदेह हो जाता है। इतिहास की किताबों में बहुत सारी कहानियां भी चलती है, ध्यान रखिएगा। देखो, इतिहास हम उसको कहते हैं जिसका हमारे पास साक्ष्य होता है। कहानी इसको कहते हैं जिसमें बिना साक्ष्य के ही हम लिख देते हैं। एक राजा था, उसकी एक रानी थी, 4 बेटी थी, 4 बेटा था, बहुत बड़ा राज्य था। ये जो हम इस टाइप की कहानी बनते हैं वह एक कहानी है, उसमें कोई दम नहीं होता है, वह सिर्फ रुचि के लिए विकसित कर दिया जाता है। इतिहास में बहुत सारी कहानियां चलती है और कहानियों के आधार पर प्रश्न नहीं बनते। बहरहाल, यहाँ क्या देखते हैं कि चूंकि चित्तौड़ एक बहुत ही मजबूत राज्य था, तो अकबर ऐसे राज्य को तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने इस पर प्रहार किया। और राणा उदय सिंह था। यहाँ जो 2 भाई साहब यहाँ हैं, जयमल और पन्ना या फत्ता जिसको कहते हैं, असल में पूरा चित्तौड़ इन्हीं के ऊपर टिका हुआ था। एक समय आप चित्तौड़ में देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। गोरा और बादल नामक एक योद्धा हुआ करता था, चाचा भतीजा है, गोरा और बादल। गोरा और बादल की कहानी को अगर आप राजस्थान के की भाषा में पढ़ेंगे तो आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे उनकी वीरता को सुन करके, उनकी वीरता का वर्णन सुन करके। गोरा और बादल, जैसे हमने बुंदेलखंड के क्षेत्र में पढ़ा था आल्हा और उदल, उसी तरह से आप देखेंगे चित्तौड़ के संदर्भ में गोरा और बादल बहुत फेमस है। और गोरा बादल के बाद एक दूसरा योद्धा आता है जयमल तथा पन्ना। असल क्या है कि जब अकबर ने किले की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, किले को घेर लिया, डायरेक्ट जीतना तो संभव नहीं है, और लगातार यह प्रयास कर रहा है कि उस पर तोप का गोला बरसा करके दीवार को तोड़ा जाए। तो अकबर इतना जुनून था उसके अंदर कि इस किले को हमें हर हालत में जीतना है। वह दिन रात उस पर दिमाग लगाता था कि कैसे इसको जीत ले, और वो है चित्तौड़ की हार मानने को तैयार नहीं है। किसकी वजह से? ये दोनों भाई साहब जो हैं जयमल और पन्ना की वजह से। ये क्या करते थे कि दिन भर, जैसे युद्ध तो दिन में चला, दिन भर युद्ध चला, और जो किले का दीवार डैमेज होता था जयमल उसको रात में रिपेयर करवा देते थे, रातों रात रिपेयर करवा देते थे, और फिर अपने सैनिकों को चुन करके यहां पर लगाते थे जहां से कि मुगल सेना पर हमला किया जा सके। तो मुगल सेना फुल फ्लेज होकर के हमला नहीं कर रही है, क्योंकि चित्तौड़ का किला ऊपर में है, मुगल सेना नीचे है। अब अकबर तो चिंतित है कैसे चित्तौड़ के किले को प्राप्त किया जाए, और वह जुनून भी रखता है कि हर हालत में प्राप्त किया जाए। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब एक बड़ी दिलचस्प कहानी के तौर पर भी इसको राजस्थान के इतिहास में आप पढ़ेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि अकबर युद्ध कर रहा था, यानी रात का समय हो गया था, तो अकबर अपने खेमे में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि चलो देखें रात में किले की क्या स्थिति है। वह भ्रमण करने के लिए निकलता है, और लेकिन चांदनी रात, रात चांदनी थी, ये ध्यान रखेंगे। रात क्या थी? चांदनी थी, यानी चांद खिला हुआ था, चांद एकदम से खिला हुआ था, काफी रोशनी थी, चांद खिला हुआ है, रोशनी है, समझ पा रहे हैं?
मुझे लगा कि शायद थोड़ा बफर हो रहा है। तो चांदनी रात, अब रोशनी काफ़ी हो जाती है, अगर अंधेरे में आप चांदनी रात को देखेंगे तो ठीक ठाक रोशनी है। दिल्ली जैसे शहर में तो पता भी नहीं चलता कि चांद कब आया, चांद जब कर चला गया। तो यहाँ पर जयमल क्या कर रहा था कि वह किले की दीवार पर खड़ा होकर के रात में मरम्मत करवा रहा था। अब थोड़ा सा अकबर को डाउट हुआ कि ये व्यक्ति कौन है जो करवा रहा है। उसने ध्यान से देखा तो ये तो जयमल ही खड़ा था, खुद ही जो मुख्य सेनापति है। और उसने उसी समय बंदूक लिया और ऐसा निशाना लगाया कि जयमल की डेथ हो जाती है वहीं पर। और उसके बाद अकबर किले में प्रवेश करता है। जो बचे हुए राजपूत योद्धा थे उसने जम करके लड़ाई की, लेकिन अकबर के चरित्र पर एक कलंक है कि जितने भी राजपूत योद्धा थे सबकी इसने हत्या करवा दी। महिलाओं ने स्वाभाविक है कि जौहर कर लिया। जौहर मतलब होता है कि एक अग्नि कुंड बनाते हैं, आग का कुंड बनाते हैं। अभी भी जौहर का कुंड है चित्तौड़ के दुर्ग में। वो मैं आज दिखाऊंगा उसमें, चूंकि मध्यकालीन भारत में पढ़ा रहा हूँ आपका सुपर 60 वाले में, तो आज एक कुंड मैंने रखा है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जौहर हुआ था। तो सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया और माना जाता है कि जो भयंकर कत्लेआम किया गया, वहाँ पर 10,000 से अधिक योद्धा थे, सबको एक सिरे से वहाँ पर हत्या कर दी गई। ये बहुत बड़ा कलंक माना जाता है अकबर के चरित्र पर। चित्तौड़ को तो जीत लिया गया, लेकिन राणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह, जिसको राणा प्रताप सिंह आप कहते हैं, तो उन्होंने युद्ध जारी रखा। जंगल में जाके छिप जाते हैं, फिर वहीं से गुरिल्ला लड़ाई करते हुए उन्होंने युद्ध जारी रखा। लेकिन अकबर इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रभावित हुआ इनकी वीरता से, इन दोनों की वीरता से, उन्होंने आगरा के किले के दरवाजे पर इनकी मूर्ति बनवाई। कहा भाई ये बहुत वीर आदमी है, इसकी हम मूर्ति बनाते हैं वहां पर। तो अकबर ने अपने दरबार में मूर्ति भी बनाई, इतना प्रभावित हुआ इससे। प्रमुख सेनापति कौन है? जयमल और फत्ता है। ठीक है, जयमल और फत्ता है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक तरह से इसी हम किले में हम क्या देखते हैं, इसी किले की विजय में, या इस किले की विजय में अकबर ने भयंकर कत्लेआम करवाया था। अकबर ने भयानक कत्लेआम करवाया था। कत्ल यानी भयानक हत्याएं करवाई थी। कत्लेआम हो सकता है शब्द आप नहीं समझ पाए। भयानक हत्या करवाई थी, हत्याएं करवाई थी। महिलाओं ने क्या किया था? महिलाओं ने जौहर कर लिया था। महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब है, जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब है सामूहिक रूप से आत्मदाह करना। जौहर का मतलब होता है सामूहिक रूप से आत्मदाह करना स्वेच्छा से। और सती मतलब होता है कि मृत पति के चिता पर जल जाना। दोनों में अंतर, जलना दोनों में, महिलाओं को ही जलना होता है। तो सती मतलब होता है कि अपने मृत पति के चिता पर जल जाना एकल रूप से, यानी एक ही का ही पति मरेगा ना। और फिर सामूहिक रूप से अगर हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं तो वह जौहर कहलाता है। जौहर मतलब जो विशेष, जौहर मतलब होता है विशेष, एक तरह से विशेष, मैं शब्द नहीं ढूंढ रहा हूँ, मतलब पावर जिसको कहते हैं, यानी विशेष शक्ति का गुण प्रदर्शित करना, विशेष दृढ़ता का गुण प्रदर्शित करना। एक किसी की उंगली जल जाती है तो कितना कष्ट होता है, और महिलाएं ये जानते हुए कि हम जीवित ही अग्नि में समर्पित हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कलेजा मजबूत करना रहा होगा वैसी महिलाओं का। और केवल रानी सती नहीं होती थी, दासी भी सती होती थी। यानी उस किले की जितनी महिलाएं होंगी वो सामूहिक रूप से जौहर कुंड में कूद करके अपनी जान देती थी। आज मैं कुंड भी दिखाऊंगा सुपर 60 वाले में। इस किले की विजय में अकबर ने भयानक हत्याएं करवाई थी, महिलाओं ने जौहर कर लिया था। आगे इस प्रतिरोध को, आगे चित्तौड़ के प्रतिरोध को किसने जारी रखा? के प्रतिरोध को राणा प्रताप सिंह ने जारी रखा। राणा प्रताप सिंह ने जारी रखा। अकबर जयमल की वीरता से इतना प्रभावित हुआ, कि उसने प्रभावित मैंने लिखना था, इतना प्रभावित हुआ
हुआ कि जयमल की मूर्ति की एक मूर्ति उसने कहाँ कराई, मूर्ति आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित की, या किले में स्थापित करवाई। ठीक है, क्या देखा, आगे चित्तौड़ के प्रतिरोध को राणा प्रताप सिंह ने जारी रखा, और जयमल की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि जयमल की एक मूर्ति आगरा के किले में स्थापित करवा दी थी। एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए बहुत बड़ा युद्ध था यह, बहुत ही बड़ा युद्ध यह माना जाएगा। फिर देखते हैं एक युद्ध होता है आपका 1572-73 में, 1572-73 में। यह क्या है, गुजरात की विजय। गुजरात की विजय किस लिए आवश्यक था, आवश्यक क्यों था, आवश्यक क्यों था, इसलिए था, क्यों था, गुजरात व्यापार वाणिज्य के लिए काफी गुजरात पर नियंत्रण आवश्यक था। किस लिए, नियंत्रण व्यापार वाणिज्य के लिए आवश्यक था, व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक, व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक था, व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक। गुजरात पर नियंत्रण व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक था। आपको पता है कि व्यापार वाणिज्य का मतलब क्या है, कि गुजरात क्षेत्र से जो व्यापार हो रहा है, चाहे अरब सागर रास्ते से लाल सागर होकर के हो या फारस की खाड़ी के माध्यम से हो, तो उस पर कंट्रोल करना जरूरी था। और कंट्रोल इसलिए भी करना जरूरी था कि वहीं से घोड़ों का भी व्यापार होता था, उसी क्षेत्र से घोड़े आते थे, और शासक को घोड़ा तो चाहिए ही चाहिए, सेना के लिए घोड़ा तो अवश्यमेव चाहिए। इसलिए अकबर मालवा होते हुए फिर कहाँ चला जाता है, गुजरात हो जाता है। और एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया था बहुत पहले एग्जामिनेशन में, कि ये यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि अकबर ने पहली बार गुजरात में ही समुद्र तट देखा, गुजरात में ही समुद्र तट देखा था। यहीं पर पहली बार उसका परिचय किससे हुआ, उसका संपर्क पुर्तगालियों से हुआ, पहली बार इसका संपर्क हम देखते हैं पुर्तगालियों से होता है। क्या कहा, अकबर ने पहली बार गुजरात में ही समुद्र तट देखा, यहीं पर पहली बार उसका संपर्क पुर्तगालियों से हुआ। अब देखिए एक बड़ा यहां पर अगर इतिहास में इसको आगे बढ़ाते हुए आप चलें तो इसका इंपैक्ट समझिए। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि कैसे समझ हम विकसित करेंगे। इतिहास हमेशा इंपैक्ट के साथ चलता है। इतिहास उसी को याद रखता है जो कोई इंपैक्ट उत्पन्न करने में सफलता पाता हो। जैसे कि कल आपने प्रश्न लिखा था शेरशाह वाला, शेरशाह वाले में अधिकांश बच्चों ने, कुछ बच्चों ने तो हद कर दिया, नाम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, और बाद में वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम में नहीं मिलता है, ये दूसरे कारण से, कुछ जो जेन्युइन कारण है उसकी वजह से। तो यहाँ पर मुझे उन बच्चों को कहना है कि पहले तो आप वो काम कर लीजिए जो पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोनों आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप अपनी तैयारी पूरा कीजिए। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा ही लिख दिया जो मैंने लिखाया था बोर्ड पर, जबकि मैंने स्पष्ट कहा था कि आपको भाषा के हिसाब से चलना है। आपको बताना है कि शेरशाह विलक्षण क्यों था। एक प्रश्न होता कि शेरशाह अच्छा शासक क्यों था, तो नॉर्मली हम बहुत सारी चीजों को डाल देते, लेकिन कह रहा विलक्षण, विलक्षण का मतलब है स्पेशल क्यों था। स्पेशल तो वह दिखाएंगे जो शेरशाह ने कोई सुधार शुरू किया और वही आगे चल करके कंटिन्यू रहा। यानी शेरशाह ही ऐसा पहला शासक था जिसने कि शायद वो इम्पैक्ट समझ लिया कि इसका क्या होना। जैसे कि कृषि में हम देखते हैं कि भूमि का के वर्गीकरण के हिसाब से राजस्व का निर्धारण करना, ये इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि किसानों को इससे बहुत फायदा हुआ। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे सीधे लागू कर दिया था। फिर हम देखते हैं भूमि की पैमाइश कराना, यह भी इम्पैक्ट डालने वाला हो सकता है।
सिर्फ अगर हम ये कह दें कि राजमार्गों का निर्माण करवाया व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए और राजमार्गों के किनारे सराय और छायेदार वृक्ष लगाए तो उसका इम्पैक्ट आएगा। राजमार्ग तो हर कोई बनाता है, लेकिन राजमार्गों पर क्या सुविधा का विस्तार करता है? क्या उसने धर्म के आधार पर जो विशेषता लगाई कि हिंदू अलग रुकेगा, मुस्लिम अलग रुकेगा, ये विलक्षणता को दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों भावनाओं का सम्मान कर रहा है। यह उसकी विलक्षणता है। उसने चांदी का मानक सिक्का जारी किया, यह उसकी विलक्षणता हो सकती है। उसने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए क्षेत्रीय उत्तरदायित्व सिद्धांत का विकास किया, यह विलक्षणता हो सकती है। आपने क्या किया? एक लाइन में उसको लिख दिया कि क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत विकसित किया। तो जब हम प्रश्न लिखने बैठते हैं तो उसके इंपैक्ट को समझ करके हमें लिखना होता है, समझना होता है प्रश्न में क्या कहा गया है। कि सीधा उठाए लिख दिए, इसको इससे क्या मतलब है कि आप 1 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, आप 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी समझ के नहीं पढ़ रहे। प्रश्न क्यों पूछा जाता है? फिर कहा जाता है कि शेरशाह के बारे में लिखिए, हर चीज आप लिखने में स्वतंत्र हो जाते। फिर प्रश्न बनाया क्यों जटिल जाता है? जटिल भाषा के साथ प्रश्न बनाया क्यों जाता है, ये आज तक आपने समझा ही नहीं, कुछ भी लिख करके भेज दिए। हर बच्चे ने यही किया कि जो नॉर्मली 4-5 पॉइंट उनको याद आया या उन्होंने देखा वो सीधा लिख दिया। जबकि प्रश्न को रचना होता है कि आप एक रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न को लिखना था कि शेरशाह विलक्षण इसलिए था कि उसने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। शेरशाह विलक्षण इसलिए था उसने विशेष, जैसे हमने लिख दिया कि 3 स्थापत्य का निर्माण करवाया, तो 3 स्थापत्य का निर्माण करवाना क्या विलक्षणता कहलाएगी? या ये हम बताते कि शेरशाह ने अपने मकबरे को तालाब के मध्य स्थापित करवाया, पहली बार विलक्षणता हो सकती है। शेरशाह ने अपने स्थापत्य में छोटी छोटी छतरियों का प्रयोग किया, जो हिंदू विशेषता थी, यह विलक्षणता हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन को लिखना होता है, सीधे फ्लैट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। फिर तो नॉर्मल आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रश्न क्यों पूछा गया या प्रश्न की भाषा के हिसाब से हमें लिखना है, ये समझ ही नहीं पाया। आराम से आपने क्वेश्चन लिख दिया और 5 साढ़े 5 नंबर आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन कोई काम का नहीं हुआ। तो अकबर ने पहली बार गुजरात में ही समुद्र तट देखा, यहीं पर पहली बार उसका संपर्क पुर्तगालियों से होता है। देखिए अकबर कहां से आ रहा है? तो मध्य एशिया की तरफ से आ रहा है। तो मध्य एशिया में कोई समुद्र तट तो है नहीं जब तक कि हम फिर भूमध्य सागर के पास ना चले जाए। तो मध्य एशिया से आने वाले व्यक्ति के लिए समुद्र बहुत दूर की चीज है, क्योंकि जब तक गुजरात के तट पर नहीं जाएंगे या बंगाल के तट पर नहीं जाएंगे हम समुद्र नहीं देख पाएंगे। तो यही कारण है कि आप शुरुआत में देखेंगे कि मुगलों के द्वारा नौसेना के विकास में कोई प्रयास नहीं किया गया। नौसेना के विकास के लिए कोई प्रयास शुरू में नहीं होता, क्योंकि उसको नौसेना की महत्ता समझ में आई ही नहीं कभी भी मुगलों को। बाद में तो मान लो शाहजहां तक जाते जाते अकबर के बाद ही हम देखते हैं धीरे धीरे समुद्र से संपर्क हो गया, जब पूरे भारत में हमने प्रभाव स्थापित कर लिया तो। लेकिन शुरुआत में तो इसे समझ ही नहीं था कि समुद्र के रास्ते कैसा व्यापार होता है, क्योंकि ये यहाँ का था ही नहीं, मध्य एशिया का था और उतनी उसमें जागरूकता शासकों के मध्य थी नहीं। हालांकि अकबर के गुजरात पहुंचने का एक बहुत बड़ा परिणाम देश को मतलब कालांतर में आधुनिक भारत में देखेंगे मिला कि जब पुर्तगाली जो कि समुद्र पर यानी खास करके गुजरात तट पर बुरी तरह से फैल रहे थे, सूरत और आसपास में बुरी तरह से मतलब एकदम पूरा प्रभाव अपना स्थापित कर रहे थे, मुगलों के वहां पहुंचने से वो कंट्रोल हो गया। काफी हद तक गुजरात पुर्तगालियों को कंट्रोल करने में सफलता मिल गई। अगर मुगल शासक वहां नहीं गए होते तो पुर्तगाली एक तरह से जैसे ब्रिटिश साम्राज्य देखते हैं तो उस तरह का साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सकते थे, लेकिन पुर्तगालियों का दुर्भाग्य। अकबर ने पहली बार गुजरात में ही समुद्र तट देखा, यहीं पर पहली बार उसका संपर्क पुर्तगालियों से होता है। यहीं पर उसका संपर्क किससे होता है? पुर्तगालियों से होता है। और यहीं पर हमने क्या देखा कि समुद्र तट भी देखा। 1573 में अकबर को फिर से गुजरात जीतना पड़ा, या कहेंगे एक विद्रोह के पश्चात अकबर को फिर से गुजरात का विजय या गुजरात की विजय करनी पड़ी, या विजय 1573 ईस्वी में करनी पड़ी। और इस बार उसने क्या किया? करनी पड़ी। इस बार उसने
अब देखिए ये कहाँ रहता है, आगरा में रहता है। दोबारा इसको जाना पड़ा गुजरात जीतने के लिए, क्योंकि वहां पर विद्रोह हो गया था। दोबारा हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि लगभग लगभग 1600 किलोमीटर 1573 में की। इस बार उसने केवल 9 दिन में आगरा से गुजरात की दूरी केवल 9 दिनों में पूरी की, 9 दिनों में पूरी कर ली। अब क्या कहानी है इसको जरा समझ लेंगे। पूरी कर ली। अकबर ने पहली बार गुजरात में ही समुद्र तट देखा, ये हमने लिखा। एक विद्रोह के पश्चात अकबर को फिर से गुजरात की विजय 1573 ईस्वी में करनी पड़ी। इस बार उसने आगरा से गुजरात की दूरी केवल 9 दिनों में ही तय कर ली। हुआ क्या कि अकबर वहां पर जीत लेता है, अकबर गुजरात को जीत लेता है और वहां पर अपने भाई बंधुओं को, बेटे को स्थापित कर देता है। लेकिन जैसे ही अकबर मुड़ करके आगरा आया, वहां पर फिर विद्रोह हो गया, क्योंकि वहां के जो प्रशासक थे, मुगल प्रशासक, वो संभाल नहीं पाए। गुजरात रहना उनको अच्छा लगता नहीं था। वहां पर एक विद्रोह हो जाता है। तो अब इतने मुश्किल से अकबर ने गुजरात को जीता था, तो गुजरात, अकबर ऐसे ही महान नहीं बनता है। असल काम करने में वो कभी भी आलस्य नहीं करता है। तो जैसे ही आगरा में सूचना मिली, आगरा ये पहुंच चुका था अकबर, और आगरा आते ही सूचना मिली कि गुजरात तो फिर हाथ से निकल गया, तो अकबर हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपनी एक सेना सजाई और घोड़े पर बैठ करके जो यात्रा हो सकती थी लगभग 30 दिन के आसपास, यानी 16 से 30 दिन के आसपास जो यात्रा में समय लगता, उसको केवल उसने 9 दिनों में पूरा किया। अगर वो 50,000 की सेना लेके जा रहा था, 50,000 में केवल 3,000 सैनिक ही उसके साथ चल सके, यानी अकबर अकेले गुजरात लगभग 3,000 सैनिकों के साथ पहुंच गया। और जैसे ही विद्रोहियों को पता चला कि अकबर आ गया है, वो भौचक हो गए। वो सोच ही नहीं सकता था कि अकबर प्लॉट पर फिर से आ जाएगा, युद्ध भूमि में फिर से आएगा। तो बिना युद्ध किए ही सब लोग भाग जाते हैं और फिर फाइनल गुजरात की विजय हो जाती है। आगे इतिहास में पढ़ेंगे, इसी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा एक बहुत बड़ा ऊंचा द्वार है, उसका निर्माण करवाया था गुजरात विजय की स्मृति में। अभी यहाँ नहीं है, हो सकता है कि अकबर के आगे के काल में हमें मिल जाए पढ़ने के लिए। इस बार आगरा से गुजरात की दूरी केवल 9 दिनों में ही उसने पूरी कर ली थी। केवल 9 दिनों में ही यहाँ पर उसने पूरी कर ली थी। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर हम क्या देखें कि आगे देखते हैं बंगाल की विजय। बंगाल की विजय यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां अफगान दाऊद खान के अधीन शक्तिशाली हो रहे थे। हालांकि शक्तिशाली हो रहे थे। हालांकि अकबर ने क्या किया? हालांकि अकबर के सेनापतियों ने यहां पर नियंत्रण हासिल किया। अकबर के सेनापतियों ने कई चरणों में यहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद कभी बंगाल बाहर हुआ नहीं, यहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कई चरणों में, यहां पर कई चरण मतलब होता है कि एक बार में युद्ध नहीं जीता जा सकता है, दूर का क्षेत्र है। यहां पर उसने कई चरणों में बंगाल की विजय कर ली। ठीक है, कई चरणों में हम क्या देखते हैं, बंगाल की विजय कर ली। कब कर ली? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1576 में। मुगल सेनापति कौन थे? मुगल सेनापति भी यहां पर आप डाल सकते हैं। 2 बार कम से कम मेजर अभियान हुआ था। एक हो जाएगा आपका मुगल सेनापति जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मुनैम खान। खान एक खाना उपाधि होती है। खान एक खाना क्या होती है? उपाधि होती है। मुगल सेनापति मुनैम खान। इस तरह से बंगाल पर भी अकबर ने यहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए यहां पर जो एनसीईआरटी है, यहां इसको
दूसरे भाग में जाकर के, यानी अकबर के रेस्ट ऑफ विजय को, जो इसके बाद का विजय है, क्योंकि अकबर 1601 तक अपने विजय अभियान का संचालन करता रहा, लेकिन जो एनसीईआरटी है वहाँ पर इस भाग में केवल इतना ही दिया गया है, और आगे दूसरा पार्ट जब शुरू होगा तो और भी अकबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसके विजय अभियान की। तो एनसीईआरटी के साथ ही चल रहे हैं, उसके बाउंड्री को हम नहीं तोड़ते, नहीं तो मैं यहाँ पर अन्य फैक्ट्स भी डाल देता, फिर आपका काम चल जाता, लेकिन जिगजैग हो जाएगा, फिर वहाँ पर आप उसको संभालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जैसे एनसीईआरटी दिया है उसी तरह से लेके चलते हैं, उसी तरह से लेकर के चलते हैं, और फिर इसको आगे हम लोग जो अकबर का प्रशासन होगा उसके साथ कंटिन्यू करते चलेंगे, उसके साथ कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा एक तरह से पूरा होता चला जाएगा, क्योंकि इसके बीच में हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। एक बड़ा सा टॉपिक है और मेजर टॉपिक है, लेकिन इसमें इतना कॉन्सेप्ट दिया गया है, इतना कॉन्सेप्ट दिया गया है कि फिर आप समझेंगे कि उसको बहुत ही मतलब एडवांस लेवल पर आप जाएंगे तो लगभग आपको सब कुछ पूरा ही होता चला जाता है, पूरा ही होता चला जाता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे पूजा मौर्य। मैंने यही बातें तो कही, अब वही बात आप रिपीट करते हैं, क्या फायदा चैट करने का, इसलिए मैं चैट देखता नहीं आपका। तो मुगल सेनापति है मुनैम खां। अब यहाँ पर एक जो आगे मैंने कहा कि 1570 के बाद की जो घटनाएं हैं उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि अकबर ने प्रशासन कैसा स्थापित किया था, अकबर का प्रशासन कैसा था। यहाँ एक हेडिंग डाल देंगे, प्रशासन अकबर का, और यहाँ पर एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट दिया गया है, खास करके मनसबदारी व्यवस्था को लेकर के, उसे हम जरा यहां देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक ऐसे लिख देंगे ताकि बातें मिल जाए ऊपर से और हमें लगे नहीं कि हम अचानक से विजय अभियान पढ़ते पढ़ते प्रशासन में क्यों आ गए, तो बात को थोड़ा सा मिला देंगे अपने शब्दों के माध्यम से। प्रारंभिक विजय के पश्चात, प्रारंभिक विजय के पश्चात अकबर ने क्या किया, अकबर ने प्रशासन के संगठन पर भी ध्यान दिया, कि संगठन पर भी ध्यान दिया तथा शासन एवं प्रशासन में अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। अब देखिए, ये काम उसका फादर नहीं कर सका था, हुमायूं नहीं कर सका था, जिसकी वजह से हुमायूं को देश से बाहर जाना पड़ा। अगर यही काम हुमायूं कर लेता तो उसको देश से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए अकबर ने क्या किया, विजय अभियान के बीच में शासन के और प्रशासन के संगठन पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया। प्रारंभिक विजय के पश्चात अकबर ने प्रारंभिक विजय किया, उसके बाद अकबर ने क्या किया, प्रशासन के संगठन पर भी ध्यान दिया तथा शासन एवं प्रशासन में अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू करने की कोशिश की, अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू करने की कोशिश की। जैसे हम क्या देखते हैं कि पहला अगर देखें तो वह करेगा भूराजस्व सुधार, भूराजस्व सुधार। अब भूराजस्व सुधार तो हमने देखा कि सबसे पहले शेरशाह ने बड़ा शानदार तरीके से किया, तो इसने भी क्या किया कि शेरशाह की बहुत सारी बातों को अपना लिया। इसका एक कारण भी था कि जो अधिकारी पहले शेरशाह के अधीन कार्य करते थे वही अब अकबर के प्रशासन से जुड़ चुके हैं, जिनका एक प्रमुख नाम आप लेंगे, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल एक बहुत बड़े राजस्व अधिकारी थे, राजस्व विनियमन का उनके पास एक स्पेशलाइजेशन था, उनके पास एक स्पेशलाइजेशन था। तो जब शेरशाह का साम्राज्य खत्म हो गया तो फिर वो अधिकारी अकबर के दरबार में आए, और अकबर ने देखा कि बहुत अच्छा योग्य अधिकारी है, तो उसने उनको अपने सेवा में रख लिया। और अकबर के शासनकाल के भूराजस्व सुधार में इन्होंने ही प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो राजा टोडरमल है, और काफी दिनों तक नवरत्नों में शामिल रहे, अकबर के नवरत्न में शामिल रहते। इसने क्या कर लिया कि शेरशाह द्वारा लागू किए गए भूराजस्व व्यवस्था को
किए गए भूराजस्व प्रशासन को, भूराजस्व प्रशासन में और अधिक सुधार लाया, और अधिक सुधार लाया, और अधिक सुधार लाया। जैसे सुधार लाया, कई इसने काम किया जिसके इम्पैक्ट को समझिएगा कितना बढ़िया इम्पैक्ट यह बनाता है। इसने क्या किया कि एक तरह से इसने कि जो इसने क्या किया है, या ऐसे लिख सकते हैं, अकबर ने उपज स्थानीय जरूरत, देखिए सभी क्षेत्र की जरूरतें अलग अलग होती है। जैसे आप कृषि कार्य को देखेंगे तो कृषि कार्य सभी क्षेत्र में एक जैसा नहीं होता है। एक ही राज्य में अलग अलग टाइप से कृषि हो सकती है क्योंकि जलवायु का प्रभाव उस पर होता है। एक ही क्षेत्र में आप देखेंगे, जैसे मान लो आपने अगर ग्रामीण क्षेत्र को देखा हो तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा बहुत सारे भूमि खंड होते हैं, यानी खेती के बहुत सारे टुकड़े होते हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन सभी टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते। कोई टुकड़ा जो नदी के किनारे है तो उसमें अलग फसल बोई जाएगी, कोई टुकड़ा नदी से दूर है तो उसमें अलग फसल बोई जाएगी। जिस भूमि के टुकड़े पर सिंचाई का प्रबंधन है वहाँ अलग फसल होगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर अलग प्रकार के फसल होंगे। एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भूमि होती है। यहाँ उसी को हम कहते हैं स्थानीय जरूरत। एक तो भूमि की उपज कैसी है उसके आधार पर हम राजस्व का आकलन करें। जो अच्छी भूमि है उस पर अधिक लगेगा, जो कमजोर भूमि है उस पर कम लगेगा। फिर हम हर भूमि को हर साल नहीं जोतते हैं। अगर देखा जाए कृषि कार्य प्रत्येक भूमि पर अब तो होती है क्योंकि अब तो सिंचाई का प्रबंधन हमने कर लिया है, तो अब तो हर भूमि पर हर साल खेती होती है। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि कोई भूमि बंजर कैसे होता है। बंजर भूमि उसको कहते हैं जहाँ की कृषि कार्य 5 साल से अधिक समय से नहीं हुआ हो। जैसे कोई रेतीली भूमि होती है जहाँ की कृषि कार्य हो ही नहीं सकता, मिट्टी है ही नहीं, तो वह बंजर रहेगा। वहाँ एक तरह से अभी भी आप चारागाह देखेंगे, जानवरों को वहीं पर चराया जाता है। ऐसा जमीन आप लोगों ने आशा करता हूँ देखा होगा, मतलब सभी ने नहीं देखा होगा, जो कुछ कृषि कार्य से या कृषक परिवार से जुड़े हैं उन्होंने देखा है। मैंने तो देखा है, और मैंने तो दोनों तरीके से देखा है। एक कृषक परिवार के साथ रहने के बावजूद भी देखा है, और अब तो अनुभव से भी देखा है। अब मैं कहीं जा रहा हूँ और ग्रेजिंग फील्ड देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बंजर भूमि होगी, यहाँ उत्पादन नहीं होगा। तो देखने का मतलब ये नहीं है कि किसान के परिवार में ही जन्म लेंगे फिर जाके आँखों से देखेंगे। कुछ बातें हम महसूस भी कर लेते हैं, राह चलते भी बहुत सारी बातें देख लेते हैं, तो ये हमें महसूस करना होता है। तो अकबर ने उपज के हिसाब से, उपज ही के हिसाब से नहीं बल्कि स्थानीय जरूरत के हिसाब से भी, स्थानीय जरूरत के हिसाब से भी हम क्या देखते हैं कि स्थानीय जरूरत के हिसाब से राजस्व आकलन की पद्धति को लागू किया। राजस्व आकलन की पद्धति को लागू किया, ठीक है। राजस्व आकलन की पद्धति को लागू किया। अकबर ने खासकर यह विशेष पद्धति लागू की जो शेरशाह के समय लागू नहीं होती थी। शेरशाह के समय लागू नहीं होती थी। उसने क्या किया, एक तरह से उसने एक और किया, उसने भूराजस्व व्यवस्था में, राजस्व निर्धारण व्यवस्था में 10 साला व्यवस्था को लागू किया। 10 साला यानी 10 साल, 10 साला मतलब 10 साल होता है। 10 साला व्यवस्था को लागू किया। उसने 10 साला व्यवस्था क्या है? 10 साला जो व्यवस्था होगा वह उसका मतलब होगा कि किसी भी खेत या क्षेत्र की उपज का 10 वर्षीय औसत आकलन करना। इस आकलन के आधार पर राजस्व का निर्धारण करना।
इस आकलन के आधार पर राजस्व का निर्धारण करना। उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने बेस ईयर वाला कॉन्सेप्ट एक दिन बताया था कि भूराजस्व निर्धारण व्यवस्था में दहसाला व्यवस्था को लागू किया। दहसाला का मतलब है किसी भी खेत या क्षेत्र की उपज का 10 वर्षीय औसत आकलन करना और इस औसत आकलन के आधार पर राजस्व का निर्धारण करना। 10 वर्षीय औसत आकलन का मतलब क्या होता है कि हमने 10 वर्ष की उपज का औसत आकलन किया। जैसे 1 वर्ष का करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगर 1 वर्ष के आधार पर हम अगर राजस्व का आकलन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी साल अच्छी उपज होती है और अगले साल हो सकता है उपज कम। लेकिन यह प्रवृत्ति 10 साल में देखेंगे तो एक एवरेज निकालना आसान हो जाएगा कि 10 साल में तो बहुत लंबा समय होता है। तो 10 साल में जो भू राजस्व का आकलन किया गया, यानी जितना उपज हमारा हुआ, 10 साल का एक औसत हमने प्राप्त किया कि मान लो कि किसी साल 5 किलो का हुआ, किसी साल 10 किलो का हुआ, किसी साल 12 किलो का हुआ। एवरेज निकालना आता है कि नहीं आता है? सामान्य सी बात है। कुल मद का हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत एवरेज निकालना सबसे आसान होता है कि जितने साल का हम करते हैं, जैसे मान लो कि अगर औसत हम निकालें, दहसाला व्यवस्था का औसत अगर देखें तो कैसे होगा? दहसाला व्यवस्था का अगर हम औसत देखें, का औसत यहां पर देखेंगे तो मान लो कि उन्होंने एक व्यवस्था लागू की। उन्होंने आकलन मान लो शुरू किया 1575 से। 1575 हुआ, 1576 होगा, 1577 होगा, 1578 होगा, 1579 होगा, 1580 हो जाएगा, 1581 होगा। कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7। एक यहाँ दे देते हैं, मान लो 1574 से ही शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पर 1581 हो गया और 1582 हो गया, मान लो 1583 भी हो गया। 10 साल का औसत हो गया। एक साल हमारा एक खेत में 10 मन होता है, यहाँ पर हम लोग 12 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर घट करके 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर बैठ करके 17 हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया, मान लो 11 हुआ और यहाँ पर मान लो 13 मन हुआ। ये 12-13 जो है मन दिखा रहा है, यानी क्विंटल। मान लो कि 1 क्विंटल किसी खेत में 1574 में 10 क्विंटल हुआ लेकिन अगले साल वह 12 क्विंटल वहाँ हो सकता है, मौसम अनुकूल हो जाए तो। फिर हम देखते हैं अगले साल हो सकता है 15 क्विंटल हो जाए, लेकिन मौसम खराब हो गया आपका 1577 में तो 8 ही क्विंटल हुआ। तो अब जो हमारा राजस्व आकलन होगा, अगर किसी इस वर्ष के आधार पर हमने कर लिया, 76 के आधार पर कर लिया, तो किसानों को ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि अगले साल देखते हैं केवल किसानों को 8 क्विंटल की उपज होती है। फिर देखते हैं और गिर गया, मौसम और खराब हुआ और गिर गया, केवल 7 क्विंटल हुआ। अगर हम इसके आधार पर निर्धारित कर देते तो फिर यहां पर किसान का तो सब कुछ चला जाता, क्योंकि आधा से ज्यादा चला गया। यहां देखते हैं बहुत अधिक हो गया, फिर 17 क्विंटल उत्पादन हो गया। फिर किसी साल 10 हो गया, किसी साल 12, किसी साल 11, किसी साल 13। हर साल उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। अब इसको हमने क्या कर दिया, जितना भी यहां पर है, 10 है, 12 है, 15 है, 8 है, 7 है, 17 है, 10 है, 12 है, फिर हम 11 करते हैं और प्लस 13 है, और इसको सबको हमने डिवाइड बाय कितना कर दिया, 10 कर दिया। जो इसका औसत निकला उतने ही दर पर हम लगाएंगे, क्योंकि हमने 10 साल का एवरेज निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो जो एवरेज है वो हमारे पास आ जाएगा हाथ में। तो अकबर ने एक वैज्ञानिक पद्धति यहां पर लागू की, जिससे किसानों को थोड़ा सा राहत मिलता है, और इसी को हम आईन ए दहसाला व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है आपने कहा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया कि लगभग, चलिए 10 साल का राजस्व हमने एक तरह से आकलन कर लिया। ये हमने क्या देखा, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था उसने लागू कर दी। पीछे चलते हैं। दहसाला किसी भी खेत क्षेत्र की उपज का 10 वर्षीय औसत आकलन है, और इस आकलन के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया। फिर हम क्या देखते हैं, उसने एक और व्यवस्था लागू की। उसने एक और व्यवस्था लागू की हमने कि हाँ, या ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल के औसत आकलन के आधार पर
पिछले 10 साल के औसत के आधार पर लागू करने से, औसत के आधार पर भू राजस्व के आकलन से निसंदेह किसानों को फायदा हुआ। आकलन से किसानों को फायदा हुआ होगा। हालांकि यह व्यवस्था सभी क्षेत्र में लागू नहीं थी। किसानों को फायदा हुआ होगा। हालांकि यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में लागू नहीं की जा सकी। यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में लागू नहीं की गई थी। एक हमने देखा, बढ़िया कर दिया। इसने एक काम और किया, भूमि के वर्गीकरण में भी इसने सुधार लाया। वर्गीकरण में भी इसने शेरशाह की तुलना में सुधार लाया। शेरशाह की योजना में सुधार लाया। इसने थोड़ा सा और यहां पर काम कर दिया। ये इतना ही हमें एडवांस पर भी पढ़ना होता है। अगर आज के ये प्रशासन वाले भाग को, भू राजस्व आकलन वाले भाग को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है कि एडवांस पर भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही हमें एडवांस पर पढ़ना होता है। इसलिए ये एनसीईआरटी थोड़ा सा विशद है, बस बड़ा एनसीईआरटी है। और ओल्ड एनसीईआरटी अब लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, कारण है कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो आपका समझिए कि बहुत बढ़िया मौका है। इसलिए मैंने कहा था कि 3-4 महीने आप भाई एनसीईआरटी को जम के पढ़ लेना, क्योंकि 70-80% तो हम यहीं से तैयार होकर आगे निकलेंगे। तो इसने क्या किया, भूमि के वर्गीकरण में भी इसने शेरशाह की योजना में थोड़ा सा सुधार लाया। शेरशाह की योजना में क्या सुधार लाया, इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसने क्या कर दिया कि जो भूमि का वर्गीकरण था उसको इसने केवल उत्तम, मध्यम, निम्न के रूप में नहीं रखा, बल्कि इसने क्या किया, जो भूमि का वर्गीकरण है उसको इसने केवल उत्तम, मध्यम, निम्न के आधार पर नहीं रखा। जैसे यहां पर ले लेंगे उदाहरण, भूमि का वर्गीकरण अब केवल अब केवल उत्तम, मध्यम तथा निम्न के रूप में नहीं किया गया। निम्न के रूप में नहीं किया गया। निम्न के रूप में नहीं किया गया, बल्कि इसमें एक नया वर्गीकरण लाया, नया क्षेत्रीय वर्गीकरण और लागू किया गया। वर्गीकरण और स्थापित किया गया। कैसे किया गया, जिसको हम कहते हैं पोलज। इसका एक नया शब्द आ जाएगा, आपको टर्म ही याद रखना पड़ेगा, जिसे हम देखते हैं कि पोलज कहा गया। पोलज मतलब होता है जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती होती हो, उसको हम क्या कहेंगे, याद ही करना पड़ेगा भाई आपको। ये टर्म जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक हो जाएगा पोलज हो जाएगा। फिर हम क्या देखे हैं कि दूसरा जो होगा वह परती हो जाएगा। जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं होती हो, यानी उपज के रिस्टोरेशन के लिए हम उसको एक साल परती छोड़ देते हैं, ताकि उस पर फिर से उसकी उपज क्षमता बढ़ सके। फिर होगा आपका यहां पर एक हो जाएगा आपका चाचर। चाचर भूमि क्या है कि जिस भूमि पर 2-3 साल खेती नहीं होती हो, उसको हम क्या कहेंगे, चाचर भूमि कहेंगे। और चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बंजर भूमि हो जाएगा। बंजर भूमि का मतलब है जिस पर
या जिस भूमि पर 5 साल से अधिक समय से खेती ना हुई हो, अधिक समय से खेती ना हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपका बंजर भूमि। कई वर्गीकरण किया गया। पोलज, जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती हो। परती, जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं होती हो, यानी एक वर्ष छोड़ करके एक वर्ष होता हो। चाचर है, जिस भूमि पर 2-3 साल खेती नहीं होती हो। और बंजर भूमि उसको कहेंगे जिस पर 4-5 साल से अधिक समय से खेती नहीं हुई हो, यानी वहां खेती की ही नहीं जा सकती है, उस भूमि पर खेती नहीं होती है, किसी भी प्रकार से यहां पर नहीं होगी खेती, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह से इसको कहेंगे यह एक बंजर भूमि है। ठीक है, बंजर भूमि इसको कहेंगे। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसको हम क्या कह देते हैं? इसको बंजर भूमि कहते थे, जहां पर कि लंबे समय तक खेती नहीं होती हो। फिर हम क्या देखते हैं कि अनाजों की दर तालिका, अनाजों की दर तालिका को हम क्या कहते थे? रय बनाने में भी स्थानीय प्राइस को, यानी स्थानीय मूल्यों का ख्याल रखा गया। स्थानीय मूल्यों का ख्याल रखा। स्थानीय मूल्य का ख्याल क्या रखना होता है, जरा ये समझिए। अगर आप करंट से उसको, यानी वर्तमान अपने जीवन से नहीं जोड़ेंगे तो कोई बातें समझ ही नहीं आए। अगर वर्तमान जीवन जो आपका है, अगर उससे आपने इतिहास की घटना को नहीं जोड़ा या जोड़ पाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि स्थानीय आपका जो अब जीवन है, अभी जो चल रहा है, उसके निर्धारण में इतिहास के टीचर की भूमिका तो नहीं है। हम यह मान के चलते हैं कि आप भी वैसे ही समाज के पार्ट हैं जैसा कि समाज कभी व्यतीत हो चुका है। हम भी एक गांव में जन्म लेते हैं, तो हमारे माता पिता, भाई बंधु संबंधी सभी वैसे ही होते हैं। जो भी इतिहास में हम पढ़ते हैं वह बीता हुआ कल होता है, उसे हम वर्तमान जीवन के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो बातें हमें समझ में आ जाती है। जैसे मैं कृषि कार्य कह रहा हूं, तो कृषि कार्य तो पहले की बात हो रही है, मुगल काल की बात हो रही है, लेकिन उस कृषि कार्य को विजुलाइज करेंगे हम वर्तमान जीवन के साथ कि हाँ, अभी भी पड़ती भूमि है, अभी भी बंजर भूमि है। और अगर ये हमने समझा ही नहीं तो फिर तो समझाना ही मुश्किल हो जाएगा, किसी भी हद तक हम नहीं समझ पाएंगे। यही कारण है कि कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वह वर्तमान के साथ उसको जोड़ नहीं पाते। देखिए, अब क्या है कि हमने कहा कि यहां पर स्थानीय मूल्यों का ख्याल रखना। आपने इकोनॉमी भी पढ़ा है, और इकोनॉमी अब समाप्त भी हो गया आपका एनसीईआरटी में, और मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं एमएसपी, या छोड़िए एमएसपी को, आप एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि जो किसान अपना मूल्य बेचता है, यानी किसान अपने खेती में जब कोई उत्पादन करता है और जिस प्राइस में वह अपने गेहूं को, धान को या अन्य फसल को बेचता है व्यापारी के हाथों, वह असल में जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो वह काफी महंगा होता है। अगर हमने कोई चीज 100 रुपये में बेची तो मार्केट में हो सकता है उसकी प्राइस 150 या 200 हो। यह भी हमने देखा होगा, अगर आपने महसूस किया हो तो शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे। दूसरा, अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह देखा हो, जो कि आप नहीं ही देखते हैं तो इसलिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपने देखा होगा कि सरकारी मंडी का एक भाव रहता है। जब न्यूज़पेपर का लास्ट पेज देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था वाला पेज होता है, तो वहां पर आप देखेंगे एक सरकारी मंडी का भाव होता है कि कहेगा कि जो आपका स्थानीय मंडी है, जहां की अनाजों की खरीद फरोख्त होती है, वहां पर गेहूं 2000 रुपये क्विंटल बिका। ऐसा हर दिन पेपर में आता है, हर दिन आता है। बस ये बात है कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं उसे, और चूंकि पढ़ने का तरीका हमें समझ में आया ही नहीं, भटकाव के भी शिकार हो जाता है, और किसी ने बताया भी नहीं। मुझे लगता है कि शायद ये मंडी भाव में बता रहा हूं, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन अब देखो, इतिहास समझने में उस भाव की क्या भूमिका होती है।
जो अकबर के द्वारा सुधार हम बता रहे हैं आपको, उस सुधार को जब तक हम इस करंट वाले से नहीं जोड़ेंगे तब तक लगेगा कि अकबर ने क्या किया। अब आप देखेंगे कि मंडी का भाव होता है जो थोक मूल्य सूचकांक को दिखाता है, यानी होलसेल में अगर आप कोई खरीदते हैं तो उसका एक भाव दिखाता है। जब वही भाव आप देखेंगे बाजार में तो काफी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, काफी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे आप मंडी में सब्जी की कीमत देखेंगे 2 रुपये किलो मिलेगा और बाजार में देखेंगे तो 40 रुपये किलो मिलेगा। फर्क है ना दोनों की जगह। अकबर ने इस बात को महसूस किया, शेरशाह ने इसे महसूस नहीं किया था। शेरशाह ने भी औसत का पालन किया, लेकिन राज दरबार में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि सर यही औसत है, और उसी को शेरशाह ने मान लिया, क्योंकि शेरशाह के पास इतना टाइम नहीं रहा था कि वो बहुत अधिक रिसर्च कर पाए, क्योंकि 4-5 साल में उनका देहांत हो गया। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने उसी दर तालिका जिसको हम रय कहते थे उसको कहा कि नहीं भैया लोग, आप लोग जाइए स्थानीय बाजार जो लोकल मार्केट के प्राइस को लेके आइए, और लोकल मार्केट में एक्चुअल में प्राइस क्या हो रहा है उसके 10 वर्ष का औसत आकलन निकालिए। ये नहीं कि राज दरबार में बैठ करके आप प्राइस का आकलन कर रहे हैं। तो जो अभी आप डिफर देखते हैं मार्केट प्राइस में, वो इसलिए होता है कि सरकार के द्वारा वो तय कर दिया जाता है। हालांकि अब तो हमारे पास बहुत अत्याधुनिक पद्धति आ गई है आकलन करने का, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि डिफर होता ही होता है। अकबर ने सबसे पहली बार इस प्रकार की वैज्ञानिक व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। इसने क्या, अनाजों की दर तालिका रय बनाने में भी स्थानीय मूल्यों का ख्याल रखा। कहा कि स्थानीय मूल्य को जाके देखो, ख्याल रखना, यानी जो स्थानीय स्तर पर मूल्य है, लोकल लेवल पर मूल्य है, बढ़ा हुआ वहां मिलेगा, तो आप उसको देखो। ये नहीं देखो कि राज दरबार में या हमारे पास क्या मिल रहा है, कंट्रोल प्राइस में क्या मिल रहा है। आप गांव में जाइए, स्थानीय बाजार को देखिए और वहां जो प्राइस मिल रहा है उसका औसत करिए, ताकि किसानों को कम नुकसान हो, अधिक से अधिक फायदा हो सके। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था लागू की। एक और व्यवस्था उसने लागू की, उसने हमने क्या देखा कि जो फसल बटाई की व्यवस्था को भी, फसल बटाई की पुरानी व्यवस्था को कई क्षेत्रों में लागू किया, बटाईदारी व्यवस्था समझते हैं, कई क्षेत्रों में लागू किया। बटाईदारी व्यवस्था क्या होती है, बटाई या भावली भी कहीं कहीं कहते हैं। ये व्यवस्था क्या है कि खेत अपना है, यानी भूमि मालिक का खेत है, और उस पर कोई भी व्यक्ति अगर खेती करता है तो उस उपज का एक भाग भूमि मालिक को देना पड़ेगा। या भूमि मालिक कौन है, राजा है, यानी बादशाह है। अगर आप खेती करते हैं बादशाह की भूमि पर तो भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भूमि मालिक का अधिकार है। तब कैसे निकालेंगे टैक्स को, तो कई प्रकार की पद्धति लागू की। जैसे एक होता है कि हम अनुमान पहले से ही लगा देते हैं कि आपके खेत में इतना उत्पादन पिछले साल हुआ था, इस साल भी उतना उत्पादन होगा, उसका आधा मुझे दे दो या 1/3 दे दो। एक होता है कि जब हमने उत्पादन करने के लिए बीज बो दिया और मीट जब होता है, जैसे कोई फसल पकने का समय होता है, तो राजस्व अधिकारी आया, उसने खेत को देख करके कह दिया कि उत्पादन कितना होना है, और एक भाग उसने अपना रख लिया, जो सर्टेन भाग रखना है। एक होता है कि खेत को भी नहीं देखा, पहले से भी निर्धारित नहीं किया, जितना उत्पादन हुआ जब उसको हम अनाज निकालते हैं खलिहान पर ले जा करके, तो अनाज का बंटवारा कर लिया गया, जिसको हम कहते हैं रास बटाई, लंक बटाई, खेत बटाई। एक प्रकार के बहुत सारे टर्म आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं रास बटाई लागू किया, जैसे हम देखते हैं रास बटाई यानी दाना, अनाज से दाना निकालने के पश्चात हम क्या देखते हैं, राजस्व का निर्धारण। एक हमने देखा। एक मान लो हम कहते हैं खेत बटाई का क्या हो मतलब होगा, खेत बटाई का मतलब होगा
खड़ी खेत में, खड़ी या खेत में खड़ी फसल के माध्यम से, या खेत में खड़ी फसल से ही राजस्व का आकलन कर लेना, राजस्व का आकलन कर लेना। क्या है? अनाज से दाना निकालने के पश्चात राजस्व का निर्धारण, खेत में खड़ी फसल से ही राजस्व का आकलन कर लेना। कई प्रकार की व्यवस्था हम क्या देखते हैं यहां पर प्रचलन में आ जाता है। कई प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम देखेंगे, अभी भी देखिएगा कि यही व्यवस्था चलती है, अभी हम देखेंगे कि यही व्यवस्था चल रही होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है टुनटुन जी, यही मैं समझाना चाहता हूं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने क्या देखा यहां पर, एक होता है आपका नसक प्रणाली, नस्क प्रणाली, यह सब खेती से जुड़ा हुआ। नस्क प्रणाली का मतलब होता है कि जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे पूर्व काल में जो भुगतान किया गया या किसानों द्वारा पहले के काल में, पहले के वर्षों में भुगतान किए गए राजस्व के आधार पर पुनः राजस्व का आकलन, राजस्व के आधार पर पुनः राजस्व का आकलन करना। एक हमने यह व्यवस्था देख ली, नस्क प्रणाली इसको कहते हैं। एक हम देखते हैं कनकूत व्यवस्था किसको कहते हैं? सभी से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा मेरे भैया। कनकूत व्यवस्था है, इसका मतलब है अनुमान पर आधारित व्यवस्था, अनुमान पर राजस्व का निर्धारण करना, अनुमान पर राजस्व का निर्धारण करना। फिर आप देखेंगे यहां पर कहेगा कि यदि उपज की हानि होती हो, यदि किसी कारण उपज में की कमी होती थी, तो सरकार राजस्व वसूली में छूट भी देती थी, राजस्व वसूली में छूट देती थी। सरकार क्या करती थी? राजस्व वसूली में छूट देती थी। अनाजों की तालिका रय बनाने में भी स्थानीय मूल्यों का ख्याल रखा गया। फसल बटाई की पुरानी व्यवस्था को कई क्षेत्र में लागू किया। रास बटाई क्या है? अनाज से दाना निकालने के पश्चात राजस्व का निर्धारण। खेत बटाई क्या है? खेतों में खड़ी फसल से ही राजस्व का आकलन करना। नस्क प्रणाली क्या है? किसानों द्वारा पहले के वर्षों में भुगतान किए गए राजस्व के आधार पर पुनः राजस्व का आकलन करना। कनकूत व्यवस्था क्या है? अनुमान पर राजस्व का निर्धारण करना। यदि किसी कारण उपज की कमी होती थी तो सरकार राजस्व वसूली में भी थोड़ी सी छूट देती थी, क्योंकि सरकार यहां पर हम क्या देखते हैं, सरकार इस प्रकार से कुछ व्यवस्था जरूर करती थी ताकि दिक्कत नहीं हो, किसी भी प्रकार का एक तरह से दिक्कत नहीं हो। किसानों को क्या होता है? किसानों को कृषि कार्य के लिए, और यहां और लिखेंगे, किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण तथा फसल उत्पाद की सहायता दी जाती थी। फसल उत्पाद जैसे बीज की सहायता दी जाती थी, किसानों को यह सब सपोर्ट मिल जाता था, दी जाती थी। जमींदारों को निर्देशित किया जाता था, वह क्या करे? जमींदारों को निर्देशित किया जाता था कि वो क्या करे जाता था कि वे किसानों को आर्थिक सहायता दे, किसानों को खेती में सहायता दे। वे क्या करें? किसानों को खेती में सहायता करें।
सहायता करे, बदले में चाहे तो भूमि की उपज पर एक वंशानुगत कर भी प्राप्त करे, वंशानुगत कर भी प्राप्त करे। और यहां पर एक टर्म आ जाता है आपका मौरूसी शब्द आ जाता है, यहां पर एक टर्म आ जाता है आपका मौरूसी। इसको कहते हैं मौरूसी कहते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, मौरूसी एक शब्द आ जाता है। मौरूसी क्या होता है? जमींदारों द्वारा किसान से वसूला जाने वाला, किसानों से वसूला जाने वाला वंशानुगत कर। जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला वंशानुगत कर। किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण तथा फसल उत्पाद यानी बीज दिया जाता था। जमींदारों को निर्देशित किया जाता था कि वे किसानों को खेती में सहायता करे, बदले में चाहे तो भूमि की उपज के आधार पर एक वंशानुगत कर प्राप्त करे। मौरूसी क्या है? जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला एक प्रकार का भूराजस्व कर है, जो हम क्या देखते हैं कि जब तक यहां पर वह जैसे जो सहायता करेगा वह एक प्रकार का टैक्स भी प्राप्त करेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि जो सहायता करेगा वह एक प्रकार से टैक्स प्राप्त करेगा। प्रायः किसान जब तक, ऐसे कर देंगे, प्रायः किसान जब तक भूराजस्व का भुगतान करता रहता था, तब तक हम क्या देखते हैं? तब तक किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया, बेदखल यानी हटाना होगा, बेदखल नहीं किया जा सकता था या किया जाता था। जब तक किसान राजस्व का भुगतान करते रहेंगे उसको भूमि से नहीं हटाया जाएगा, उसकी भूमि नहीं छीनी जाएगी, ये कहने की कोशिश हो रही है। जमींदारों को निर्देशित किया गया, एक टर्म आ जाता है मौरूसी। क्वेश्चन यहां से बनेगा, जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला वंशानुगत कर। प्रायः किसान जब तक भू राजस्व का भुगतान करता रहता था तब तक किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। किसानों के पास भूमि अधिकार अक्षुण्ण रहते थे। किसानों के पास क्या थे? भूमि अधिकार बरकरार रहते थे। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर अकबर ने क्या किया कि अकबर ने यहां पर एक नई व्यवस्था को लागू किया। अकबर ने जाब्ती अथवा आइन ए दहसाला व्यवस्था को, या आइन ए दहसाला नहीं होगा, अथवा दहसाला व्यवस्था को कब लागू किया? व्यवस्था को 1580 ईस्वी में लागू किया था टोडरमल के अधीन इसको लागू किया था। इसको टोडरमल के अधीन लागू किया था। हालांकि इससे पहले ही टोडरमल के अधीन लागू किया था। हालांकि इससे पहले ही उसने क्या किया था? इससे पहले ही उसने भूराजस्व वसूली से जुड़े एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। कौन था वह?
नियुक्ति की थी, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। वह कौन था? किरोड़ी। किरोड़ी एक नाम था, नहीं, किरोड़ी शब्द बना है करोड़ से, एक शब्द है किरोड़ी। किरोड़ी होता है कि जिस क्षेत्र से हम क्या देखते हैं, यहां पर जिस क्षेत्र से 1 करोड़ दाम प्राप्त होता था, जिस परगने से, ऐसे लिखेंगे, जिस परगने से 1 करोड़ दाम, जिस परगने से 1 करोड़ दाम, करोड़ दाम वर्तमान का क्या हो जाएगा? वर्तमान का 2.5 लाख रुपया, जिस परगने से 1 करोड़ दाम से अधिक की वसूली होती है, अधिक की वसूली होती थी, वहां पर 1576 ईस्वी में अकबर ने इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। अकबर ने इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, अधिकारी की नियुक्ति की थी। किरोड़ी नामक अधिकारी, याद रखिएगा, किरोड़ी, जहां 1 करोड़ से अधिक दाम, क्या होता है? 1 करोड़ दाम लिखा है। दाम मतलब क्या है? दाम मतलब होता है तांबे का एक सिक्का है, एक सिक्का जिससे या जिसमें ही भूराजस्व का आकलन होता था, जैसे आकलन होता था, जैसे वर्तमान में हम आकलन कैसे करते? जैसे वर्तमान में रुपये में आकलन होता है, तो रुपये में भूराजस्व का या राजस्व का आकलन होता है, राजस्व का आकलन होता है, आकलन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? देखिए, एक नाम आता है दाम। दाम क्या है? एक सिक्का है, क्वाइन, तांबे का एक सिक्का है जिसमें ही भूराजस्व का आकलन होता था। जैसे हम वर्तमान में रुपये में भूराजस्व या राजस्व का आकलन करते हैं, तो मुगल काल में आकलन करने के लिए दाम का प्रयोग होता था, दाम का प्रयोग होता था। यहां पर 2 शब्द नहीं डाले गए हैं, चूंकि बहुत अधिक हम नहीं देखेंगे, बहुत अधिक यहां पर हम डिटेल्स अभी नहीं ले रहे, क्योंकि आगे चल करके हो सकता है सिक्के के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिले। एक सिक्का था वहां पर जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, जिसको हम दाम कहते हैं। दाम, दाम का मतलब प्राइस मत समझ लीजिएगा, मूल्य मत समझ लीजिएगा, नाम ही है दाम। दाम क्या है? एक तांबे का सिक्का है, उसमें भूराजस्व का आकलन करते हैं, और भूराजस्व का आकलन करते हैं उसी प्रकार से जैसे अभी हम आकलन करते हैं रुपये में। आपके पास कितना रुपया है, तो अकबर के काल में इसको कहा जाएगा आपके पास कितना दाम है। समझ रहे? जैसे हम अभी कहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो अकबर के काल में कहा जाएगा आपके पास 1 करोड़ दाम है। इसलिए यहां पर एक सिक्का का प्रयोग होता है, दाम। और 2 शब्द यहां पर और भी यूज हो जाता था, जैसे आप देखेंगे जमादामी, एक शब्द आएगा आपका जमादामी। जमादामी का मतलब होता है कि भूराजस्व का कुल अनुमान, कुल अनुमान इसका राजस्व का, राजस्व का। और एक आता है हासिल दामी, हासिल दामी, एक यूज होता है हमारा शब्द हासिल दामी, यानी राजस्व की वास्तविक वसूली। वास्तविक वसूली कितनी होती है? वसूली, या हम कह सकते हैं प्राप्ति। जमादामी क्या है? कुल अनुमान राजस्व का। हासिल दामी क्या है? राजस्व की वास्तविक वसूली या प्राप्ति। देखिए, सरकार आकलन करता है, जैसे आप बजट को देखेंगे, इकोनॉमी में आप बजट पढ़ते हैं, इकोनॉमी में बजट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सरकार आकलन करती है कि हमें राजस्व इतना मिलना है। मान लो कि 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कहा
कि राजस्व की प्राप्ति हमें होगी। जब बजट बनाया जाता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। अगर कभी जैसे इकोनॉमी में आपने बजट पढ़ा ही होगा या बजट बनने की प्रक्रिया पढ़ी होगी, तो सरकार ने कहा कि मुझे 5 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। अगर इस रूप में देखा जाए तो अकबर के काल में कहा जाएगा कि हमें 5 लाख करोड़ दाम प्राप्त होने वाला है। सरकार ने अनुमान लगाया, क्योंकि इस अनुमान जो लगाया जाएगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर के होगा। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जितना हमने अनुमान लगाया उतना ही राजस्व हमें मिले, क्योंकि कभी प्राकृतिक आपदा आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी युद्ध हो जाएंगे। तो जो वास्तविक वसूली होती है वो हमेशा कम होती है, बढ़ करके जनरली कभी नहीं हुआ है कि हमने राजस्व का अनुमान 5 लाख करोड़ लगाया और हमें 6 लाख करोड़ मिल गया हो। ऐसा रेयर ही होता है। कभी ऐसा बजट में शायद एक आध बार हुआ हो तो हुआ हो, ऐसा होता नहीं। तो जो हासिल हमें प्राप्त हुआ, यानी जो हमें वास्तव में प्राप्त हुआ, उसको हम कहते हैं हासिल दाम। ये पद्धति हम अकबर के काल से ही देखते हैं स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों टर्म आउट ऑफ एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा, ये दोनों टर्म क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, यहां नहीं दिया गया है, लेकिन मैं यहां पर इसलिए लिखा रहा हूं कि आप इसको समझ पाए। ये था आपका राजस्व वाले में जितना महत्वपूर्ण हो सकता था, और इससे ज्यादा तो हमें एडवांस पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर एक जो लास्ट मतलब प्रशासन के साथ जो होगा, अभी भी दाम शब्द का प्रयोग होता है क्या टुनटुन? होता होगा, मुझे लगता है कि कभी कभी नहीं भी होता होगा। एक आ जाता है अब यहां पर मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था। मैंने प्रयास किया कि जो वर्तमान जीवन है उसको जोड़ करके आपको बताओ ताकि याद रख पाए, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे, कभी भी याद नहीं होगा, रुचि विकसित होगी ही नहीं। वर्तमान जीवन से जोड़ देते हैं। भाई हम भी मान लो अकबर का समय है तो अकबर के समय ही जी रहे हैं। तो जैसे अभी किसान उस सभी किसान, जो हम जिसको किसान कहते हैं, तो उसमें थोड़ी ना किसान कहा जाता रहा, उसमें रैयत कहा जाएगा या अन्य बहुत सारे किसानों के नाम आ जाते हैं। खुद कास्त है, पाही कास्त है, मुजरियान है, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। हम किसान शब्द का यूज करते हैं, इसलिए वर्तमान के साथ उसको जोड़ करके समझा जा सके। इतिहास को जब हम वर्तमान से जोड़ देते हैं तो घटनाएं हमारी स्पष्ट हो जाती है, बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। ठीक है, एक आएगा मनसबदारी व्यवस्था। यह भी एक जटिल व्यवस्था है, और यहां अगर समझ लिया मनसबदारी व्यवस्था तो फिर आगे तो आपको दिक्कत होनी नहीं। लेकिन क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास थी और फटाफट समाप्त हो जाता है, मुझे लग रहा था कि 1 घंटे जल्दी समाप्त हो जाता है, अब तो 1.5 घंटे भी जल्दी समाप्त हो जा रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद यहां मैं मनसबदारी व्यवस्था भी करा दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। 1.5 घंटा कैसे मेरे लिए बीत जाता है पता नहीं, आप लोगों को हो सकता है बोरिंग लगता हो, लेकिन 1.5 घंटे बड़ा तेजी से लगता है कि समय खत्म हो गया। अभी हमने क्लास शुरू की थी, अभी समाप्त हो गया। ठीक है, किरोड़ी नाम का पद है। हाँ, किरोड़ी नाम है कि पद है? ये पद है, एक प्रकार का पद होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि एक पद होगा। किरोड़ी अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं यहां लिख दूं क्या? किरोड़ी क्या है? एक पद, एक पद है। ठीक है, किरोड़ी क्या है? एक पद। जो 1 करोड़ वसूल के देता है ना, उसको किरोड़ी कहा जाता है। आज के क्लास को यहीं एंड करेंगे, और जो अनर्गल कुछ सवाल थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो क्लास से जुड़े हुए नहीं थे, उसका मैंने उत्तर नहीं दिया, यद्यपि मैंने चैट देख लिया है। आप समझ सकते हैं कि अनर्गल सवालों का उत्तर देने का मतलब है क्लास भी डिस्टर्ब होगा, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, और आपको तो भैया भी समझ में बहुत सारी बातें नहीं आ रही है तो आप ऐसे ही सवाल पूछेंगे। प्रश्न हमेशा बोर्ड से जुड़ा होना चाहिए। जो पढ़ा रहे, जैसे आपने पूछा कि किरोड़ी पद था या व्यक्ति का नाम था, तो मैंने उसको तुरंत स्पष्ट किया, क्योंकि वह बोर्ड से जुड़ा हुआ चीज है। तो जब भी आप बोर्ड से जुड़ा हुआ चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसको मैं इमीडिएट रिएक्ट करता हूं। और अनर्गल सवाल पूछते रहिए, फिर तो चलता रहेगा आपका। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा धीरे धीरे मेरे साथ, मैं थोड़ा डांट फटकार के या आपको खरी खोटी सुना के सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए। हमारी सोच जो डाइवर्ट हो गई है ना, उसको हम सीधा लाएंगे, और देखिएगा फिर मजा आएगा। आप 2-4 महीने तैयारी करने के बाद देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है, और आप अपने आप को अनुशासित अधिक पाएंगे। तो एक उद्देश्य यह भी शिक्षा का होता है, शिक्षा जीवन को महान बनाती है। शिक्षा ऐसी हो जो हमें बेहतर, हमारे व्यक्तित्व का भी बेहतर विकास कर सके। बाय एंड टेक केयर।